तूफान आते रहेंगे जाते रहेंगे, तूफान आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम वो चट्टान हैं जिन्हें न कभी कोई हिला पाया है न हिला पाएगा। तो साथियों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नया बिंदु हमारा है राजभाषा। तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो अपनी भाषा जो है उसके बिना हम अपनी बात को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो आज का हमारा बिंदु है भाषा का। तो आज हम मुख्य रूप से पढ़ने जा रहे हैं राजभाषा। तो साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि राजभाषा हम लोग क्या है, हमारी राजभाषा। तो जैसे ही हम लोगों से पूछा जाता है कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है या हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, तो हम लोग क्या है, अधिकतर जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनका तो नहीं कहता, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं वो क्या है, राजभाषा की बात आती है तो वो कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। हाँ, हम इसे राष्ट्रभाषा के रूप में मानते जरूर हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में इसे सम्मान भी देते हैं, और हम ये मानते भी हैं कि हिंदी ही भारत की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के पद से सुशोभित किया जा सकता है। लेकिन हमारे भारत की एक परंपरा यह भी रही है कि हम किसी को नाराज नहीं करते हैं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो वही स्थिति हिंदी की रही है कि हम कुछ हिंदी भाषी राज्यों को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो भी हमारे भारत के हैं, वो भी हमारे भाई हैं, और हम सब एक हैं। और किसी भी बात को लेकर हम किसी भी विवाद की स्थिति में नहीं आना चाहते, इसलिए हम लोगों ने हिंदी को केवल राजभाषा माना, या राजभाषा। संविधान में हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा दिया गया है, न कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया गया था, कोशिश भी की गई थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन जो दक्षिण के जो राज्य हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे हिंदी उन पर थोपी जा रही है। तो इस वजह से, और देश के जो शीर्ष नेता थे या जो देश के कर्ता धर्ता थे, वो ये नहीं चाहते थे कि कोई एक भी राज्य या कुछ राज्य इस बात से नाराज हो और उनको ऐसा लगे कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। तो आज हमारा जो बिंदु रहेगा वो केवल हिंदी न रहकर आज का हमारा बिंदु रहेगा केवल राजभाषा। राजभाषा, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हिंदी हमारी राजभाषा है, और संविधान में इसे राजभाषा का जो दर्जा है वो 14 सितंबर 1949 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1949 ईस्वी में हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और यह संवैधानिक जो नियम है, राजभाषा अधिनियम जो है, यह 26 जनवरी जैसे ही संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से यह राजभाषा अधिनियम लागू हो गया था। अर्थात 26 जनवरी 1950 से जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा बन गई थी। और उसके बाद हम लगातार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में लगातार हम मनाते हैं। तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदी को राजभाषा तो बना दिया गया, लेकिन जिस वक्त हिंदी को राजभाषा बनाया गया था उस वक्त हिंदी इतनी सक्षम नहीं थी कि उसमें राष्ट्र के समस्त राज कार्य किए जा सके। हाँ, थोड़ा सा और बता दें, राजभाषा से तात्पर्य है राष्ट्र के राज कार्यों की भाषा। राजभाषा से तात्पर्य राष्ट्र के राज कार्यों की, अर्थात राज कार्यों से संबंधित जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो हिंदी रहेगी।
तो हिंदी इतनी सक्षम नहीं थी कि उसमें राष्ट्र के समस्त राज्य कार्य किए जा सके। इसलिए 15 वर्ष के लिए 15 वर्ष तक अंग्रेजी को भी राष्ट्रभाषा के रूप में रखा गया और साथ में हिंदी को भी राजभाषा के रूप में रखा गया और साथ में हिंदी को, अर्थात दोनों भाषाओं को राजभाषा के रूप में रखा गया। और 15 वर्ष पश्चात ये प्रयास किया गया, जैसे ही 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। जैसा कि संविधान में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि संविधान के बाद 5 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष पश्चात राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया और उसको 1965 में अपनी रिपोर्ट देनी थी। और ये लग रहा था कि 1965 में क्या होगा, केवल हिंदी ही राजभाषा होगी, अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी वही स्थिति रही, क्योंकि साउथ में हिंदी का प्रयोग इतना नहीं होता है और साउथ के राज्यों की या वहाँ के लोगों की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, इसलिए यहाँ भी ये निर्णय नहीं ले सके कि केवल हिंदी होगी, तो अंग्रेजी यथावत चलती रही। अब अलग अलग नियम है जिनके अनुसार अलग अलग राज्य जो है वो अलग अलग, कुछ राज्य जो है कै वर्ग के राज्य है वो हिंदी में पत्राचार करते हैं, खै वर्ग के राज्य भी हिंदी में, और गै वर्ग के जो राज्य है 3 वर्गों में बांटा गया है राज्यों को, तो गै वर्ग के जो राज्य है वो किस में पत्राचार करते हैं, अंग्रेजी में पत्राचार करते हैं। अतः राज्य के अंतर्गत हिंदी का भी प्रयोग किया जा सकता है, अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अभी हम देखते हैं राजभाषा के बारे में विस्तार से। राजकीय कार्यों हेतु संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा ही राजभाषा कहलाती है। राजकीय कार्यों हेतु राजभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के मैंने बताने का प्रयास किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा के अनुच्छेद दिए गए हैं। संविधान के भाग 17 में राजभाषा के संबंध में बताए गए अनुच्छेद दिए गए हैं और राजभाषा संबंधी अनुच्छेद जो है वो 343 से लेकर 350 तक के जो अनुच्छेद है वो राजभाषा हिंदी से संबंधित या राजभाषा से संबंधित है। 343 से लेकर 350 तक के जो अनुच्छेद हैं वो राजभाषा से संबंधित है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके बाद जो इसके प्रश्न उत्तर भी करवाए जाएंगे। अगर जो प्रश्न उत्तरों के शौकीन है या जिन लोगों को प्रश्न उत्तर पर ज़्यादा विश्वास है तो इस व्याख्या के बाद आपको इसी के प्रश्न उत्तर करवाए जाएंगे विस्तार से, व्याख्या सहित। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 343 क्या कहता है, क्योंकि जो राजभाषा है संविधान में कहाँ से लेकर कहाँ तक है, किन अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है जिससे हम समझ सकते हैं, वो है 343 से लेकर 350। तो 343 क्या कहता है राजभाषा के संबंध में। 343(1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। किसके साथ? अंग्रेजी के साथ। ठीक है, 15 वर्ष तक उन सभी प्रशासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होगा जिनमें पहले ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है। फिर 343(3) क्या कहता है कि 15 वर्ष बाद संसद अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप को ऐसे प्रयोजनों के लिए उपबंध कर सकता है। क्या कहता है? 343(3). अब चलते हैं आगे। ये तो था 343। 343 मुख्य रूप से क्या है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और लिपि हमारी देवनागरी है। हिंदी हमारी राजभाषा है और लिपि हमारी देवनागरी है, लेकिन 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 343। अब आता है अनुच्छेद 344। यह क्या कहता है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। राजभाषा समिति में 30 सदस्य होंगे, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे, जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित होंगे। ठीक है, चुने जाएंगे। क्या है? संविधान के आरंभ के 5 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। राजभाषा समिति में ये सारी बातें किसे? 30 सदस्य होंगे और 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। किसने कहा ये सब?
संविधान के अनुच्छेद 344 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 345, क्या कहता है, जब तक राज्य कोई अन्य उपबंध न करे तब तक राज्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। अनुच्छेद 345 ये कहता है कि जब तक राज्य किसी अन्य भाषा का प्रयोग तय न करे, या जैसे किसी भी राज्य की राजभाषा बदलने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है, फिर उसके संसद में वो विधेयक पारित होता है, उसके बाद उसको राजभाषा बनाया जाता है। तो तब जब तक ये प्रक्रिया न हो जाए तब तक क्या रहेगी, अंग्रेजी ही उस राज्य की राजभाषा रहेगी। अनुच्छेद 340 क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच आदि की भाषा अंग्रेजी होगी। अनुच्छेद 340 क्या कहता है, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 340 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच पत्र आदि की जो भाषा है वो क्या रहेगी, अंग्रेजी रहेगी। लेकिन वो किसी समझौते के तहत अपनी भाषा को बदल भी सकते हैं। अगर 2 राज्य ये चाहते हैं कि हम दोनों अपना पत्र व्यवहार हिंदी में करें तो वो हिंदी में भी कर सकते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347 क्या कहता है कि राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में है। राज्य की जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में जो है अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347 क्या कहता है, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347 ये कहता है कि किसी राज्य में वहाँ के बोलने वालों की संख्या किसी भाषा में अधिक है, या वहाँ के किसी भाषा में बोलने वालों की संख्या अधिक है, तो वो लोग राष्ट्रपति की अनुमति से और विधेयक पारित करवा कर उस भाषा को भी मान्यता प्राप्त, या राष्ट्रपति जो है उस राज्य को उस भाषा को मान्यता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो किसी राज्य में, जैसे हमारे राज्य में राजस्थान में क्या चल रहा है कि राजस्थानी को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कराने के प्रयास चल रहे हैं कि इसको राजस्थान की राजभाषा घोषित किया जाए, या संविधान द्वारा प्रदत्त 22 भाषाओं में, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में इसको स्थान दिया जाए। आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में से राजस्थानी नहीं है, इसलिए राजस्थानी को वह स्थान दिलाने के लिए प्रयास निरंतर किया जा रहा है। उच्चतम और अनुच्छेद 343 क्या कहता है, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 उच्चतम और उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। उच्चतम और उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। संसद व राज्य विधानमंडलों में विधेयकों व अधिनियमों की भाषा भी क्या होगी, संसद व राज्य विधानमंडल में अधिनियमों की या विधेयकों की जो भाषा है वो क्या रहेगी, अंग्रेजी ही रहेगी। या राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा समय समय पर जो नियम या अध्यादेश जारी किए जाते हैं, जो नियम या अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा समय समय पर जो नियम या अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो भी किस में रहेंगे, अंग्रेजी में ही रहेंगे। अनुच्छेद 349 क्या कहता है, भाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कि अनुच्छेद 349 है वो भाषा से किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए जो है पूर्व अनुमति जरूरी है। उससे पहले वह संसद के किसी भी सदन में, न तो लोकसभा में और न राज्यसभा में रखा जा सकता है। भाषा संबंधी कोई भी विधेयक जो संसद में रखा जाना है उससे पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। कौन सा अनुच्छेद कहता है, 349, अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 350 क्या कहता है, अनुच्छेद 350 ये कहता है शिकायत निवारण प्रार्थना पत्र संघ की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। अब जो शिकायत निवारण प्रार्थना पत्र है, शिकायत निवारण प्रार्थना पत्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। संघ द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, कौन सा अनुच्छेद कह रहा है, 350। राज्यसभा राजभाषा अधिनियम, अब इसके बाद आता है अनुच्छेद हो गए अपने 350 पूरे। अब राजभाषा अधिनियम 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। राजभाषा अधिनियम जो था 26 जनवरी, क्योंकि संविधान जब से लागू हुआ तभी से ये लागू हुआ था। 27 मई 1952 के राष्ट्रपति आदेश अनुसार
राज्यपाल न्यायाधीश की नियुक्ति अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी को भी अधिकृत किया गया। अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी को भी अधिकृत किया गया था। कब? 1952 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार। केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति है जो, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में और 1955 ईस्वी में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में। किसकी? बीजी खेर की अध्यक्षता में। कब किया गया था? 1955 में। महत्वपूर्ण है ये, 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। 1956 में संसदीय राजभाषा समिति, और संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। दोनों बातें याद रख लेना। अब आता है राज्य। 1967 में एक नियमावली बनाई गई थी। 1967 में अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें राज्यों को अलग अलग भागों में बांटा गया था, जिसके 12 नियम थे। उन्हीं नियमों में से एक नियम के अंतर्गत राज्यों को 3 भागों में बांटा गया था। कै वर्ग, ख वर्ग और गै वर्ग। कै वर्ग, ख वर्ग और गै वर्ग। कै वर्ग जो थे वो पूर्णतः हिंदी बोलने वाले थे, और ख वर्ग जो थे वो हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा का प्रयोग करने वाले भी थे, और जो गै वर्ग है वो पूर्णतः अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने वाले थे। तो कै वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो पत्र व्यवहार जो रहता है वो किसका प्रयोग करते हैं? हिंदी में। ख वर्ग के भी हिंदी में, लेकिन गै वर्ग के हैं जो पूर्णतः अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करते हैं। कै वर्ग के कौन कौन से राज्य थे? उत्तर प्रदेश, हम जानते हैं हिंदी बोलने वाला है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी में हो। केंद्र का जो पत्र व्यवहार है वो, या अन्य राज्य का इनके साथ जो पत्र व्यवहार है वो हिंदी में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से। तो इनमें से उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानते हैं अच्छे से, मध्य प्रदेश भी जानते हैं हिंदी बोली जाती है, बिहार में भी हिंदी, उत्तराखंड में भी हिंदी, राजस्थान ठीक है हिंदी, हरियाणा, दिल्ली में हिंदी है, हिमाचल प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ है या हरियाणा है। ये 1-2 राज्य आप याद कर सकते हैं तो आपको आसानी से याद रह सकता है। फिर आता है ख वर्ग के राज्य। ख वर्ग के राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान, निकोबार। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार, ये है ख वर्ग के राज्य। उसके बाद आता है गै वर्ग के राज्य। गै वर्ग के राज्य शेष सभी जो राज्य है वो गै वर्ग के राज्य है, उनके साथ पत्र व्यवहार अंग्रेजी में हो सकता है, जैसे तमिलनाडु हो गया या केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब के साथ किस प्रकार का अंग्रेजी में पत्राचार किया जा सकता है। तो अभी आपको ये 2 ही राज्य याद रखने हैं, तीसरे राज्य जो है उसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाएं। संविधान की जो 8वीं अनुसूची, संविधान की किस भाग में? भाग 17 में, और अनुसूची 8वीं, अनुच्छेद 343 से 350, ठीक है। भाग कौन सा? संविधान के किस भाग में भाषा से संबंधित अधिनियम है? 17 में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में, और 343 से 350 अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो संविधान जब लागू हुआ तब प्रारंभ में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। उसके बाद 1967 के अंदर सिंधी को मान्यता प्राप्त हुई, और उसके बाद 1992 में 3 भाषाओं को, ठीक है, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में, फिर 2004 में 4 को और हुई, बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली संथाली, इन 4 को कब हुई? 2004 में। तो कब कब मान्यता प्राप्त हुई थी? 1967 में, ठीक है, 1967 में, 1992 में और 2004 में। 67 में 1, 92 में 3 और 4 में 4 भाषाओं को अन्य मान्यता प्राप्त दी गई थी। इस तरह से कुल भाषाएं कितनी हो गई थी? 22 भाषाएं हो गई थी। तो अब देखते हैं कौन सी प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। हिंदी, असमिया, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बांग्ला, गुजराती, संस्कृत।
इन सभी भाषाओं को प्रारंभ में मान्यता प्राप्त थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी राजस्थानी को नहीं थी। ठीक है, इन सभी भाषाओं को प्रारंभ में मान्यता प्राप्त थी। 1967 में सिंधी को भी मान्यता प्राप्त हो गई। 1967 में सिंधी को भी मान्यता प्राप्त हो गई। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी मान्यता प्राप्त हो गई थी। 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को भी मान्यता प्राप्त होगी। तो आप इनको याद रख सकते हैं कि किस भाषा को किस सन में मान्यता प्राप्त हुई थी। इससे संबंधित आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1967 में, या सिंधी भाषा को कब मान्यता प्राप्त हुई थी, तो 1967 में। अब हम कह सकते हैं कि बोडो भाषा को किस सन में मान्यता प्राप्त हुई थी, तो 2004 में। डोगरी को मान्यता प्राप्त कब हुई थी, 2004 में। नेपाली को मान्यता प्राप्त कब हुई थी, 1992 में। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये याद रखना होगा कि 1967 में सिंधी को और 1992 में मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को मान्यता प्राप्त हुई थी। और 2004 में 4 को मान्यता प्राप्त हुई थी, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी और संथाली, बोडो, डोगरी और क्या नाम था, मैथिली और संताली, मैथिली, संताली। अभी देखते हैं हम प्रश्न उत्तर। हिंदी या राजभाषा से संबंधित प्रश्न उत्तर। राजभाषा से संबंधित अभी जो पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर होंगे, तो मैं एक बार ही बताऊंगा, ठीक है ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 20 सितंबर को, 22 सितंबर को, 21 सितंबर को या 14 सितंबर को कब मनाया जाता है, आप देख सकते हैं। तो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, आप लोगों को समय कम ही दिया जाएगा। कारण ये है कि ज़्यादा समय देने से वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। बाकी आप कमेंट करते रहना। इससे पहले कमेंट यही आया कि सर थोड़ा सा जल्दी करवाया करो प्रश्न, ज़्यादा समय मत दिया करो, चाहे कोई समस्या नहीं है, हम सभी बड़े हैं, तो ठीक है। और अगर आपका कमेंट ये आ जाएगा कि हाँ सर थोड़ा सा आराम से करवाया करो, तो फिर हम फिर आराम से करवाएंगे। तो ये है, हमें तो आपके अनुसार ही चलना है, जैसा आप कहेंगे वैसे ही। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। और राजभाषा अधिनियम 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। और उसके बाद 14 सितंबर को, प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 क्या है, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा संबंधी प्रावधान है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 350, अनुच्छेद 343 से 357, अनुच्छेद 343 से 348, अनुच्छेद 343 से 352। किस अनुच्छेद में भाषा संबंधी प्रावधान है, देख सकते हैं। उत्तर है इसका 343 से 350। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 350 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भाषा संबंधी प्रावधान है 343 से लेकर 350 में, 343 से लेकर 350 में। किसमें, भाग 17 में और 8वीं अनुसूची में 343 से लेकर 350 तक। प्रश्न 2, संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई, संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई। 11 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1951, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कब हुई, तो इसका उत्तर है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, हिचकी आने लग गई।
प्रश्न संख्या 4, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का प्रावधान है? संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का प्रावधान है? किस अनुसूची में राजभाषा का प्रावधान है? 5वीं में, 7वीं में, 8वीं में या 9वीं में? 5वीं में, 7वीं में, 8वीं में या 9वीं में? तो 8वीं में। किस अनुसूची में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? 8वीं अनुसूची में। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। महत्वपूर्ण प्रश्न है और न याद रहने वाला प्रश्न है। 1967 ईस्वी में, 1960 में, 1963 में। 1978 में, 1967 ईस्वी में, 1960 में, 1963 में। तो आपको बता देना चाहता हूं कि 1967 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1963 में और 1967 में उसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, तो संशोधन ये हुआ था कि पहले तो ये तय था कि 15 वर्ष पश्चात हिंदी हमारी राजभाषा होगी, लेकिन उसके बाद संशोधन करके ये कहा गया कि जो लोग जहां अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है वहां अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है, अतः दोनों को ही राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, अंग्रेजी और हिंदी को। राजस्थान में राजकीय विभागों में केवल, राजस्थान में कहां? राजस्थान में राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया? 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या 1983 ईस्वी में? 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1983 में? तो 1976 ईस्वी में। कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है। संवैधानिक दृष्टि से, ध्यान रखने वाली बात है, हिंदी संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है। ठीक है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उपयुक्त सभी। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो आपको बता दूं कि संवैधानिक दृष्टि से हिंदी केवल राजभाषा है। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी केवल राजभाषा है, और वैसे लोगों के बोलने की स्थिति की दृष्टि से या लोगों के दिलों में स्थान की दृष्टि से ये मातृभाषा भी है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। राष्ट्रभाषा वो होती है जिसे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बोलते हैं, या साहित्य जिसका अधिक से अधिक साहित्य जिस भाषा में लिखा जाता है वह भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। तो वैसे तो हिंदी ही अधिकारिणी थी राष्ट्रभाषा की, क्योंकि सर्वाधिक साहित्य भारत में जो लिखा गया है वो हिंदी भाषा में ही लिखा गया है। और जो आज़ादी के आंदोलन में जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था, देश के लोगों में या देश में आज़ादी की लहर पैदा करने में जो सबसे अधिक भूमिका थी, सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो हिंदी की थी। हिंदी के लेखकों ने बढ़ चढ़कर, या अन्य भाषाओं के जो लेखक थे उन्होंने भी ये प्रयास किया कि हिंदी के अंदर अधिक से अधिक लिखा जाए और अधिक से अधिक जो है प्रेरित किया जाए। तो हिंदी भाषा के, जब हम हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी लेखक थे सभी ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, और यहाँ तक कि उनको जेल भी जाना पड़ा था। कारण यही था कि वो देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और लगातार अपने लेखों, निबंधों, कविताओं के माध्यम से देश के लोगों में आज़ादी की भावना भर रहे थे, और उसी आज़ादी की भावना की प्रेरणा स्वरूप ही हम लोग आज़ाद हो पाए थे। और गांधी जी भी यही चाहते थे, या जो शीर्ष नेता थे वो यही चाहते थे कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो, लेकिन आज़ादी के बाद यह नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे दिलों में हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? 1950 में, 1952 में, 1953 में या 1955 में? राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? 1955 ईस्वी में। कब किया था? 1955 ईस्वी में। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता
प्राप्त है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? संविधान की 8वीं अनुसूची में तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, इनके बारे में विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूं या व्याख्या इनकी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि कारण ये है कि इनकी जो व्याख्या होगी उसी व्याख्या में जो आगे आने वाले प्रश्न हैं उनके उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको फिर से उत्तर बताऊं क्योंकि एक बार व्याख्या इसकी प्रारंभ में मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 1949 ईस्वी में, 1950 में, 1967 में या 1992 ईस्वी में? तो इस प्रश्न के रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए कि प्रारंभ में जिन 14 भाषाओं को जोड़ा गया था वो कौन सी थी, बाद में एक भाषा को जोड़ा गया वो कौन सी थी, फिर 3 भाषाओं को जोड़ा गया वे कौन सी थी, फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया वो कौन सी थी। इन सभी के नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए क्योंकि किसी भी भाषा के बारे में ये पूछा जा सकता है कि इस भाषा को किस अनुच्छेद के अंदर जोड़ा गया या किस सन में जोड़ा गया था। अब इसका एक मतलब छोटी सी ट्रिक की मान सकते हैं, वो बता सकता हूँ जिससे आप आसान हो सकता है। वो ये हो सकता है कि आप 1, 3 और 4 इन 7 भाषाओं को याद कर लीजिए। इन 7 भाषाओं को याद कर लीजिए तो लगभग ऊपर वाली भाषाएं आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी एक। लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि अगर वह पूछ लेता है कि इस भाषा को संविधान की 22 भाषाओं में स्थान प्राप्त है या नहीं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर वह ऐसा पूछ लेता है कि इनमें से या इस भाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं, तब समस्या आ सकती है। ऐसी स्थिति में हमें 22 के 22 भाषाओं का नाम याद रहना चाहिए, एक बात। दूसरी स्थिति में यह होता है कि इनमें से कौन सी भाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, तब भी समस्या आ सकती है। या इनमें से कौन सी भाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें 22 की 22 भाषाएं जो है वो याद करनी होगी। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 1967 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1967 ईस्वी में। फिर देखते हैं 1992 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया? 1992 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया था? कोंकणी को, मणिपुरी को, नेपाली को या संथाली को? कोंकणी को, मणिपुरी को, नेपाली को या संथाली को? किस भाषा को नहीं जोड़ा गया था? तो आपको बता देना चाहता हूं संथाली को 1992 ईस्वी में नहीं जोड़ा गया था। 1992 ईस्वी में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। संथाली को जोड़ा गया था, लेकिन संथाली को कब जोड़ा गया था? उसको जोड़ा गया था 2004 में। कब जोड़ा गया था? 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी थी वो? बोडो डोगरी, मतलब आसानी से याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो आसानी से? आसानी से ऐसे याद कर सकते हो कि डो से डोगरी, री से मैथिली, संथाली, ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो। बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है ना? बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। और ये जो ट्रिक है ये इसी में हो सकती है क्योंकि 4 भाषाएं 2004 में ही जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी ये? 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 1992 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 1992 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? तो एक भाषा को, 2 को, 3 को या 4 को? 1 को, 2 को, 3 को या 4 को? तो 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कब? 1992 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 2004 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 1 को, 2 को, 3 को या 4 को? 1 को, 2 को, 3 को या 4 को? कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? कब? 8वीं अनुसूची में, 2004 में, सॉरी। तो कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 को। बड़ा ही आसान है, आगे 3-4 बार बता चुका हूं कि 2004 में
कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 को। किन किन को जोड़ा गया था? अभी बता चुका हूँ, बोडो डोगरी, मैथिली संताली, बोडो डोगरी, मैथिली संताली, बोडो डोगरी, मैथिली संताली, बोडो डोगरी, मैथिली संताली। चलो चलते हैं आगे। साथियों ऐसा है कि थोड़ा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न और ज़्यादा से तात्पर्य है कि इतने प्रश्न की श्रृंखला आपके सामने लेकर आऊँगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हिंदी साहित्य से संबंधित आज तक सर्वाधिक प्रश्नों की जो पुस्तक है वो हमारी ही है। सर्वाधिक प्रश्नों की पुस्तक या सर्वाधिक प्रश्नों का संकलन कह सकते हैं, तो मैं ये मान सकता हूँ कि हमारे पास सर्वाधिक प्रश्नों का संकलन है। इतने सारे प्रश्न एकत्रित कर चुके हैं कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हमारी लगभग 10-15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो वस्तुनिष्ठ है, जिसमें किसी में 10 जा रहा है, किसी में 8 जा रहा है, किसी में 12 जा रहा है, किसी में 15 जा रहा है, इस तरह से बड़ी, ठीक है। तो जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और वो भी इसलिए है क्योंकि उनमें बिंदु अलग अलग रहते हैं। अगर प्रत्येक बिंदु की बात आए तो प्रत्येक बिंदु में प्रश्नों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी? इसलिए अगर आप जुड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और अंतिम समय जो रहता है तैयारी का, उसमें इससे बेहतर कुछ नहीं होता। अंतिम समय जो रहता है उसमें इससे बेहतर कुछ नहीं होता, क्योंकि साथ में तो आप अपना आकलन कर सकते हैं और साथ में ये भी हो जाता है कि जो भी अध्यापक आपको पढ़ा रहा होता है, कहने से तात्पर्य अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसकी व्याख्या भी करूँगा, तो आप उस प्रश्न के उत्तर को साथ में आकलन के साथ साथ उस प्रश्न के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि व्याख्या के माध्यम से या प्रश्नों के माध्यम से, कड़ियों के माध्यम से। और यहाँ जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो प्रश्न ऐसे नहीं है कि एक कहीं से उठाए, ऐसे नहीं। यहाँ जो प्रश्न बनाए जाएंगे वो क्रम से बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप उसको समझ को, जिस बिंदु को करवाया जा रहा है, जिसके प्रश्न लिए जा रहे हैं, उस बिंदु को उसी क्रम से आप समझ सकें। और प्रत्येक क्षेत्र से, मतलब प्रत्येक कड़ी से, प्रत्येक बिंदु से प्रश्न उठाया जा रहा है, ताकि आप कोई ऐसा अछूता न रह जाए कोई भी बिंदु। 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी? 10 थी, 12 थी, 13 थी, 14 थी। 10 थी, 12 थी, 13 थी, 14 थी। तो प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी? संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। प्रश्न संख्या 15 क्या है? प्रश्न संख्या 15, 8वीं अनुसूची की प्रारंभिक भाषा में नहीं थी। ये देख लीजिए, आ गई ना वही बात। मैंने कहा था ना कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो समस्या ये मैंने ही पूछ लिया, और कोई तो क्या पूछेगा। ठीक है, मलयालम मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि अपने पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो हम नहीं पूछेंगे, और हम जो प्रश्न पूछेंगे आएंगे वहीं से। मलयालम, कश्मीरी, पंजाबी। मलयालम, कश्मीरी, पंजाबी या कोंकणी। मलयालम, कश्मीरी, पंजाबी या कोंकणी। मलयालम, कश्मीरी, पंजाबी या कोंकणी। कौन सी भाषा ऐसी है जो 8वीं अनुसूची की प्रारंभिक 14 भाषाओं में नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? कोंकणी नहीं थी। कौन सी नहीं थी? कोंकणी नहीं थी। कोंकणी कब हुई थी? कोंकणी का हुई थी 1992 ईस्वी में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत संघ की राजभाषा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343, 344, 345 या 346? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 343 ये कहता है कि संविधान 343 संविधान का 343 अनुच्छेद ये कहता है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न संख्या 17,
न्यायालय की भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? न्यायालय की भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 348 में, 347 में, 346 में, 345 में। 345 में, 46 में, 47 में या 48 में? किस में है न्यायालय की भाषा का? तो 348 में। न्यायालय की भाषा का प्रावधान किस न्यायालय की? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय? कौन सी भाषा होगी? कौन सी भाषा होगी? इन सब की भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की जो भाषा संबंधी प्रावधान है वो 348 में है। और कौन सी भाषा होगी? वो होगी अंग्रेजी। और 348 में और भी प्रावधान है। वो ये प्रावधान है कि किसी भी संसद में या विधानमंडल में जो भी अधिनियम पारित होंगे वो अंग्रेजी में होंगे, या राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर जो भी अध्यादेश या नियम लागू किए जाएंगे वो सभी के सभी किस में होंगे? अंग्रेजी में होंगे। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? 348 में। राजभाषा विभाग की राजभाषा नियमावली 1976 के अनुसार राजभाषा विभाग की राजभाषा नियमावली 1976 के अनुसार ख वर्ग का राज्य नहीं है। ख वर्ग का राज्य नहीं है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र? राजभाषा विभाग की राजभाषा नियमावली 1976 के अनुसार ख वर्ग का राज्य, किस वर्ग का राज्य? ख वर्ग का राज्य नहीं है। कहने से तात्पर्य यह है कि वो जो राज्य है वो ख वर्ग का नहीं है, वो या तो है क वर्ग का और या है वो ग वर्ग का। इन दोनों में से किसी एक वर्ग का राज्य है। तो पहली बात तो आपको ख वर्ग के राज्यों का ध्यान होना चाहिए। ख वर्ग के राज्य ध्यान होंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ कौन सा राज्य है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हरियाणा। हरियाणा जो है वो ख वर्ग का राज्य नहीं है, क्योंकि हरियाणा किस वर्ग का राज्य है? हरियाणा है क वर्ग का राज्य है। हरियाणा किस वर्ग का राज्य है? हरियाणा क वर्ग का राज्य है। और क वर्ग के राज्य वे राज्य हैं जिनके पत्र आदि में भाषा हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, जिनके साथ पत्र आदि की भाषा क्या रहेगी? हिंदी रहेगी। किस वर्ग कार्यालयों को पत्र आदि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं? किस वर्ग के कार्यालयों को पत्र आदि अंग्रेजी भाषा में भेजे जाते हैं? किस वर्ग के कार्यालयों को पत्र आदि अंग्रेजी भाषा में भेजे जाते हैं? क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग या इनमें से कोई नहीं? क वर्ग, ख वर्ग या इनमें से कोई नहीं, तो ग वर्ग के राज्यों को पत्र आदि जो है वो अंग्रेजी में भेजे जाते हैं। प्रश्न 20, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1962 में, 1963 में या 1964 में? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1960 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 21, केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय हिंदी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति? कौन होता है केंद्रीय हिंदी समिति? केंद्रीय हिंदी समिति का तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है, दिल्ली में है, आगरा में है या पटना में है? कहाँ है? जयपुर में है, दिल्ली में है, आगरा में है या पटना में है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में, दिल्ली में, आगरा में? तो कहाँ है? आगरा में है। आगरा में आप जाइए और देखकर आइए केंद्रीय हिंदी संस्थान, और साथ में आनंद लीजिए ताजमहल का।
प्रेमियों का मक्का मदीना। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, कौन सा आयोग? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1960 में, 1961 में, 1965 में या 1975 में? कब? 1960 में, 1961 में, 1965 में या 1975 में? क्या है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? गृह मंत्रालय के अधीन किसकी? राजभाषा विभाग की स्थापना। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 25 जून 1975, 25 जून 1955, 25 जून 1965, 25 जून 1967। काफ़ी टफ है। कब हुई थी? गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग की, तो कब हुई थी? 25 जून 1975। कब हुई थी? 25 जून 1975 ईस्वी में। कब हुई थी? 25 जून 1975 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 25, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, बीजी खरे की अध्यक्षता में और गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, बीजी खरे। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीजी खरे की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये थी हमारे राजभाषा से संबंधित प्रश्न, या हमारा राजभाषा बिंदु। अगर कोई बिंदु रह गया होगा, अगर कोई टॉपिक इससे संबंधित रह गया होगा तो वो भी बाद में करवा दिया जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद और जय भारत।